हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी पुस्तक के अंतर्गत भूगोल विषय में उसके अध्याय 1 में। ठीक है, यहाँ पे है संसाधन एवं विकास के बारे में, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त हैं, ठीक है, और दूसरा है मानवीय संसाधन जो मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय जिन्हें दोबारा से बनाया जा सके, ठीक है, और दूसरा है अनवीकरणीय जिसे दोबारा से प्राप्त न किया जा सके। आगे चलें तो नवीकरणीय को भी दो भागों में बांटा गया है, जो कि सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि अगर पवन जो वायु चलती है, जल, ठीक है, तो ये जो हैं सतत हैं, अर्थात ये गतिमान रहते हैं। और नवीकरणीय में दूसरे आते हैं जैव, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, अगर ये वनों को काट के अगर इनका उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा से भी पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। वन्य जीव, अगर वन्य जीवों का भी किसी कार्य में इसका उपयोग कर लिया जाए तो इसके बाद भी इनका जो है प्रजनन किया जा सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय अब देखते हैं। अनवीकरणीय में आते हैं, पहले तो आते हैं पुनः चक्रीय, जैसे विभिन्न प्रकार के धातुएं हैं, ठीक है, सोना, चांदी, लौह धातु, तो इन्हें दोबारा से इनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरे हैं अचक्रीय, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल है, डीजल है, तो इनका एक बार प्रयोग करने के बाद इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, करोड़ों सालों के बाद ये बनते हैं। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अब दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो मानव निर्माण अपने सुविधा के लिए निर्माण करता है, जिसमें संरचनाएं, संस्थाएं हैं, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा इसका हिस्सा है मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाओं की जो मात्राएं होती है, विभिन्न प्रकार से कितने संरचनाएं निर्माण की गई और उनकी गुणवत्ताएं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके दूसरे भाग में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण जो संसाधन है उन्हें भी काफ़ी अलग अलग भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें तो जैव और अजैव, अर्थात जिसमें जीव होता है और जिसमें जीव नहीं होता है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। समाप्यता के आधार पे जो समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इनके आधार पे देखें तो नवीकरणीय योग्य जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और अनवीकरणीय योग्य जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता या जिन्हें प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि अनवीकरणीय में डीजल, पेट्रोल, ये पेट्रोलियम जो चीज़ें हैं काफ़ी समय बाद ये प्राप्त होती, करोड़ों सालों लग जाती इन्हें बनने में। स्वामित्व के आधार पर देखें अगर संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा सामुदायिक संसाधन हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का हो सकता है या समूह का हो सकता है, राष्ट्रीय किसी देश का हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय या पूरे विश्व का हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत समुद्र एक संसाधन है। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर देखें तो संभावित संसाधन जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्तमान में यूरेनियम, हमें जम्मू कश्मीर में यूरेनियम प्राप्त हुए हैं, परंतु इनका उपयोग जो है हम भविष्य में करेंगे, तो इस प्रकार से संभावित संसाधन है। विकसित संसाधन जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ अभी हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये विकसित संसाधन है। भंडार और संचित कोष, इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे पास भंडारित और संचित तो है, परंतु जिनका हम अभी फिलहाल में उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें जो भारत का, यहाँ आप नक्शे में देखिए, भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र जो है समुद्री तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहना चाहिए हिंद महासागर के जो तलहटी का क्षेत्र है, यहाँ पे मैग्नीज ग्रंथि प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ इनके समुद्र के अंदर में हमें मैग्नीज निकालने का भी अधिकार है। 22 जून 1992 में 100 से भी अधिक देश एक जगह एकत्रित हुए। हम देख लेते हैं कहाँ पे एकत्रित हुए, ये हुए ब्राज़ील में। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो यहाँ पे 100 से भी अधिक देश यहाँ पे एकत्रित हुए और विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरो है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरियो, तो इस शहर में सम्मेलन हुआ जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और भूमंडलीय और जलवायु परिवर्तन पे यहाँ पे चर्चा हुई। ठीक है, जिसमें एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर भी किया गया जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है या एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न जो भूमंडलीय सिद्धांत हैं इस पर सहमति जताई गई और यहाँ पे एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, अब जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा पत्र है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कि समान हित हो सभी देश का और पारस्परिक आवश्यकता, जो कि किसी भी चीज़ की जो अगर आवश्यकता पड़ रही है विश्व में किसी भी देश को, तो वो सभी मिलकर उसकी आपूर्ति करें और विश्व में सहयोग बना के रखें, तो यहाँ का प्रमुख उद्देश्य ये था। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने की भी यहाँ पे बातें की गई। एजेंडा 21
एक उद्देश्य है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि स्थानीय सरकार या स्थानीय निकाय अपने अपने क्षेत्रों में एजेंडा 21 नामक एक नियम तैयार करें जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, यहाँ पे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में हुई। ठीक है, और यह किसके द्वारा की गई? क्लब ऑफ रोम। रोम इटली, यहाँ पे देख सकते हैं इटली की राजधानी रोम, तो इसी क्षेत्र में यह क्लब ऑफ रोम शुरू हुई। और इसके पश्चात 1974 में सुमेसर नामक व्यक्ति ने अपने पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में भी इस पर गांधी जी के जो दर्शन थे पर्यावरण को लेके, तो उसकी पुनरावृत्ति भी की। तो इस प्रकार पर्यावरण को लेके काफ़ी जागरूकता यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, आगे देखें, जो हमारा भारत देश है, भारत में जो 43% भूभाग है, ठीक है, काफ़ी मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और भी बहुत सारे छोटे छोटे मैदान यहाँ पे हैं। और 30% पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय पर्वत क्षेत्र काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पूरे भूभाग का 30% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग में भी कुछ कुछ पहाड़ियाँ प्राप्त होती है। और 27% भाग जो है पठारी है। दक्कन का पठार काफ़ी बड़ा क्षेत्र यहाँ पे घेरता है। ठीक है, तो ये पूरा भाग पठारी भाग है। अब हम देखें जी कि कुल भारत का क्षेत्रफल, भारत पूरा अगर क्षेत्रफल देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। और इसके 93% भाग का ही जो कि भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का जो अस्काई चीन वाला हिस्सा जो चीन के अंतर्गत है, और पीओके वाला हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अधिकृत में है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र, इसमें भी अधिकतर ऐसे स्थान है जहाँ का हमें भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रांतों में तो असम को छोड़ के बाकी जो भी राज्य हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वेक्षण अभी होना बाकी है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति आई 1952 में, जिसके द्वारा वन जो है पूरे भारत के अगर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का 33% भाग पे वन होने की बात कही गई कि इतने क्षेत्र पे वन होना चाहिए। ठीक है, परंतु वर्तमान में इतना क्षेत्र अभी नहीं है। और ये जो है 33% भाग इतने बड़े भारत देश में प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। ये राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया था। ठीक है, आगे चलें, अब मृदा देखते हैं। हमारे भारतीय भूभाग में काफ़ी मृदा हैं, या कहें कि काफ़ी मृदा के प्रकार हैं। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? नदियों के द्वारा जो गाद लाई जाती है उन्हें निक्षेपित कर दिया जाता है। ये जलोढ़ मृदा, तो जहाँ जहाँ भी नदियाँ बहती है, चाहे हिमालय से बहने वाली नदियाँ हो, चाहे प्रायद्वीपीय भाग में बहने वाली नदियाँ हो, तो इसके आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा, ये महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो ज्वालामुखी के प्रद्बोधन के फलस्वरूप यहाँ पे काली मृदा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, यह जहाँ पे अधिक बारिश होती है वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, यह तटीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। मरुस्थलीय जो मिट्टी है, यह मरुस्थल वाला क्षेत्र राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। वन मृदा, चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वन भी हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, और भी विभिन्न जो भाग हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो वन वाले क्षेत्र में ह्यूमस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पेड़ पत्तियाँ गिरने के बाद उनमें मिट्टी में मिलने के बाद वो ह्यूमस का निर्माण करती है, तो ये वनीय मृदा कहलाता है। ठीक है, अब भारत में पर्यावरण की दशा देखते हैं कि यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, जिसके द्वारा हम यह जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से वन को संरक्षित किया जा रहा है। तो हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहीं पे झाबुआ जिले के अंतर्गत ही पहले अगर देखें 1976 की बात करें तो इस समय यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में वन थे। ठीक है, 13 पेड़ प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे, तो ये काफ़ी कम होता है। परंतु यहाँ पे प्रयास किया गया पेड़ लगाने के लिए, और 1992 के आते आते तक 1272 पेड़ प्रति हेक्टेयर यहाँ पे संख्या हो गई। तो यह एक मिसाल है, पूरे भारत में अगर करना चाहें तो इस प्रकार से पौधारोपण करके जंगल या वनों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, इससे एक फ़ायदा यह भी हुआ कि लोगों की आमदनी में 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह की वृद्धि भी हो गई। तो इस प्रकार से यह एक उदाहरण है पूरे भारत के लिए कि इस प्रकार से वनों को रोपित किया जा सकता है। ठीक है,
मध्य प्रदेश ने सरकार ने जो कि स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया था इन लोगों को कि आप कहीं पे पेड़ लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, और इस वजह से 29 लाख हेक्टेयर भूमि पर, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल है यह 29 लाख हेक्टेयर भूमि, तो यहाँ पे जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बनाने की कोशिश भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। तो यह काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। तो ये रही हमारी जानकारी पर्यावरण और वन को लेकर संसाधन एवं विकास के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।